हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेज। माय नेम इज श्री राम, ए नर्सिंग ऑफिसर। ये एक श्री द नर्सिंग ऑफिसर नाम का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर की क्लास लेते हैं। तो आज हमारा एक सेकंड एपिसोड है जो बनाया हमने कार्डियोलॉजी के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ में, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल यूट्यूब जिसका नाम है श्री द नर्सिंग ऑफिसर। तो बने रहिए हमारे साथ में एंड तक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद चेस्ट पेन एंड कंसिस्टेंट विद मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बेस्ड ऑन एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल। एक पेशेंट एडमिट हुआ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसको कार्डियो इंफेक्शन डिटेक्ट हुआ है क्योंकि उसका ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ है। जो हार्ट साउंड आर नॉर्मल एंड वाइटल साइन आर नोटेड ऑन द क्लाइंट चार्ट्स। जो उसका हार्ट साउंड है वो नॉर्मल है और जो वाइटल साइन है वो एक चार्ट के अंदर लिखे हुए हैं। द नर्स शुड अलर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज द चेंजेज आर मोस्ट कंसिस्टेंट विद विच कॉम्प्लिकेशन रेफर टू चार्ट। हमको चार्ट पढ़कर बताना है कि जो चेंजेज है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो चार्ट के अंदर मेंशन किया गया है टाइम, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। टाइम 11 AM है, 11 AM पे इसका पल्स 92 है, रेस्पिरेशन 24 बीट पर मिनट है और बीपी 140/88 है। 11:15 पर उसका पल्स है 96 पर मिनट है, रेस्पिरेशन 26 पर मिनट है, बीपी उसका 128/82 है। 11:30 पर उसका पल्स हो गया 104 पर मिनट और रेस्पिरेशन हो गया 28 पर मिनट और बीपी हो गया उसका 104/68। और 11:45 AM पर उसका पल्स हो गया 118 और रेस्पिरेशन 32 और बीपी हो गया 88/58। चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट का पल्स है जो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ता जा रहा है और बीपी है जो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। 140/88 से उसका बीपी लास्ट में 88/58 एमओपैथी मरकरी हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए में हमें दिया गया है कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन बी है कार्डियक टेम्पोनेट, ऑप्शन सी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी है डिसेक्टिंग थोरेसिक एन्यूरिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो हम क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन दिया गया है। ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, एनक्लेक्स का ही क्वेश्चन है और नॉट सेट के अंदर मेंस में और हो सकता है प्री में भी एक आधा ऐसा क्वेश्चन दे दे। तो पहले ऐसे लेंथी क्वेश्चन दे के एग्जामिनर है जो स्टूडेंट को पहले ही वो डरा देता है, लेकिन इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, ये पढ़ने में थोड़ा लंबे होते हैं। अपनों को आराम से पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो अपन वाइटल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसका पल्स बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है और बीपी कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, शॉक का इंडिकेट कर रहा है। कार्डियोजेनिक टेम्पोनेट में बीपी बढ़ता नहीं, कम होता है। बीपी कम होता है लेकिन उसका पल्स भी साथ ही साथ कम होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर भी ऐसा नहीं होता है और डिसेक्टिंग एंड थोरेसिक एन्यूरिज्म में कोई यहाँ पे नहीं है। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर उसका टेकिकार्डिया होगा और उसका बीपी कंटिन्यूसली फॉल होगा। तो इसका राइट आंसर है वो ए है कार्डियोजेनिक शॉक। इसका राइट आंसर है कार्डियोजेनिक शॉक। बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसको लैंग्वेज के पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। बिल्कुल ट्रिकी सवाल होते हैं, बिल्कुल आसान वाले, इसलिए लेंथी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। जो डायरेक्ट हिट करने वाले वो बहुत की बार हमको नेगेटिव मार्किंग में ले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद चेस्ट पेन, हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इज शेड्यूल फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन। एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसको चेस्ट पेन है और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी है और उसको शेड्यूल किया है सर्जरी कार्डियक कैथेटराइजेशन। विच मेडिकेशन वुड नीड टू बी द हेड फॉर 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर एंड 48 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। ऐसी कौन सी मेडिकेशन होगी जो 24 आवर्स बिफोर उसको स्टॉप करना है और बाद में 48 आवर्स तक उसको बंद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन की। ऑप्शन ए है ग्लिपिजिन, ऑप्शन बी है मेटफॉर्मिन, ऑप्शन सी है रिपाग्लिनिड और ऑप्शन डी है रेगुलर इंसुलिन। बात करते हैं कोई भी सर्जरी की, तो सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट को डायबिटीज है, अगर सर्जरी कोई भी सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो, कार्डियक कैथेटराइजेशन हो या LACS हो, अगर पेशेंट को
डायबिटीज़ है, जो इंसुलिन टैबलेट पे है, ओरल मेडिकेशन पे है, तो हमेशा उसकी ओरल मेडिकेशन स्टॉप कर दी जाती है सर्जरी के बिफोर 24 आवर्स, और उसको किस पे शिफ्ट किया जाता है, इंसुलिन पे, शिफ्ट ऑन रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन कितने टाइम के लिए, 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स बाद में वापस उसको ओरल मेडिकेशन पे ले लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मेटफॉर्मिन। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। बी इज राइट आंसर। ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, A client with sinus bradycardia with the heart rate of 45 beat per minute complained of dizziness and the blood pressure of 80 by 60 mm of mercury. Which prescription should the nurse anticipate will prescribed? एक पेशेंट है जिसका हार्ट रेट है 45 बीट पर मिनट, मतलब ब्रेडिकार्डिया है उसको, बीट पर मिनट, और उसका बीपी है जो हाइपोटेंशन चल रहा है उसको। तो उसको कौन सी मेडिकेशन या क्या अपन कर सकते हैं मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो और बीपी कम हो जाए तो अपन एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं, तो डिजॉक्सिन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बी है डिफिब्रिलेट। डिफिब्रिलेट कब करते हैं, जब पेशेंट का एरिथमिया हो उस समय डिफिब्रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी कंटिन्यू द मॉनिटरिंग। कंटिन्यू द मॉनिटरिंग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का वाइटल्स है जो लोअर है। बात करते हैं डी की। डी है आपका प्रिपेयर फॉर ट्रांसकुटेनियस पेसिंग। उसको ट्रांसकुटेनियस पेच लगाना पड़ेगा और सर्जरी के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डी आपको ले जाता है राइट आंसर की ओर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ले चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट हिट करने वाले। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्ट हिट करने वाले होते हैं। डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। डायरेक्ट हिट करने वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा इधर उधर जाने का। इसका राइट आंसर है ए, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। A client is wearing a continuous cardiac monitor which begins to sound its alarm. एक पेशेंट है कंटिन्यूस मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर पे, और वो साउंड कर रहा है, अलार्म कर रहा है। द नर्स सी द इलेक्ट्रोकार्डियक कॉम्प्लेक्स ऑन द स्क्रीन विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अब नर्स उसको देख रही है, जो इलेक्ट्रोकार्डियक कॉम्प्लेक्स वो नहीं दिख रहा है। ओके, तो उसको नर्स को अब प्रायोरिटी क्या है, अब उसको क्या करना चाहिए। पेशेंट के पास नर्स गई है और कार्डियक मॉनिटर में जो है ईसीजी नहीं आ रही है, अब उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कॉल ए कोड। कोई भी कोड, ब्लू है, रेड है, पिंक है, जो स्टार्ट करना है, क्या ऐसा कर सकती है, नहीं। ऑप्शन बी ए कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन सी ए चेक द क्लाइंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट। ऑप्शन डी है प्रेस द रिकॉर्डर बटन्स ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कंसोल। तो इसका राइट आंसर है, पहले मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि मॉनिटर साउंड कर रहा है और पेशेंट का कुछ भी हो सकता है, पल्स 0 हो गया है, ईसीजी नहीं आ रहा, तो सबसे पहले वहाँ की नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो है पेशेंट साइड स्टेटस चेक करना। पेशेंट का स्टेटस, पेशेंट कैसा है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उसकी पल्स मैन्युअली चेक कर लेनी चाहिए और उसके लीड का प्लेसमेंट चेक कर देना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो होगी पेशेंट को स्टेटस चेक करना। इसका राइट आंसर जाएगा सी। हमेशा पहले पेशेंट का स्टेटस चेक करना। अगर वो ओके हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, उसका लीड का वापस प्लेसमेंट कर देना है। अगर पेशेंट के अंदर भी प्रॉब्लम है, पल्स नहीं आ रही है और कार्डियक मॉनिटर आपका सही बता रहा है, तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली। ले चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा।
व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ऑप्शन सी है ह्यूमन डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं। तो आपको ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, सवाल पे दर नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है ब्लड के अंदर। ऑप्शन बी है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड का रेगुलेशन वो नहीं करता है, पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होती है वो करती है। ऑप्शन सी है इम्यून डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस, इसको अपन साइड में रख देते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसका राइट आंसर है आपका सी इम्यून डिफेंस एंड फ्लूइड बैलेंस। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एपिकल पल्स ऑफ हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट। एपिकल पल्स होती है जो हार्ट की कौन सी साइड पे अपन को फेल्ट होगी, कहाँ पे अपन का स्टेट का प्लेसमेंट करना है। तो ऑप्शन ए है लेफ्ट साइड ऑफ दी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट, और ऑप्शन डी है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। डायरेक्ट हिट करने वाला सवाल है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, जो हार्ट का अपेक्स होता है वो कौन बनाता है? कुछ सवाल एनाटॉमी के भी हो सकते हैं। सेंट्रल वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो अपेक्स ऑफ द हार्ट का फॉर्मेशन करता है, इसका राइट आंसर है आपका बी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, फॉर स्कर्टिंग द एरोटिक वाल्व स्टेथोस्कोप शुड बी प्लेस एट। एरोटिक वाल्व होता है, उसकी साउंड सुनने के लिए आपको स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट कहाँ करना पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट हिट करने वाला सवाल है। ऑप्शन ए है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द राइट और साइड ऑफ द स्टर्नम, ऑप्शन बी है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, ऑप्शन सी है फिफ्थ इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, ऑप्शन डी है सेकंड इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। डायरेक्ट हिट करने वाला सवाल है, कोई गुंजाइश ही नहीं है इधर उधर करने की। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, इसका राइट आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, जो नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है वो होता है आपका बिल्कुल सिंपल, सीधा डायरेक्ट हिट करने वाला। ये क्वेश्चन आपको या तो नेगेटिव तरफ ले जाते हैं, अगर आपने थ्योरी एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये पॉजिटिव की तरफ भी ले जाते हैं, और अगर आपने थ्योरी और एनाटॉमी अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपके माइनस मार्क में भी जा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको या तो नैया पार लगा देते हैं या फिर आपको डूबा भी सकते हैं। लेकिन आपको थ्योरी अगर आपका एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर। नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है? इसका राइट आंसर है आपका बी 10 से 15 mm ऑफ Hg मर्करी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू कैलकुलेट कार्डियक मॉनिटर कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट इज मल्टीप्लाइड विद। कार्डियक आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए हम हार्ट रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कार्डियक आउटपुट किसको कहते हैं? कार्डियक आउटपुट जो 1 मिनट का जो टोटल कार्डियक आउटपुट होता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो 1 मिनट के अंदर हम
ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट बताएगा? ऑप्शन ए स्टॉक वॉल्यूम, ऑप्शन बी सिस्टमिक आर्टियल प्रेशर, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। प्रेशर का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। ओके, ये दोनों गलत हो गए। ऑप्शन डी सर्कुलेटरी वॉल्यूम, नो। ऑप्शन नंबर ई स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस नॉर्मल हार्ट बीट के साथ अराउंड 70, तो आपका आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। अगर बात करें स्टॉक वॉल्यूम की, तो स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है? एक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड बार फेंक देता है एरोटा में, उसको बोलते हैं स्टॉक वॉल्यूम, और उसका जो नॉर्मल रेट होता है वो होता है 70 ml। 70 ml को मल्टीप्लाई करेंगे अराउंड ऑलमोस्ट 70 से, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 5 लीटर के अराउंड। तो ये आपका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीज इन केस ऑफ। कार्डियक आउटपुट कौन से केस में बढ़ जाता है? ए शॉक, ऑप्शन बी एरिथमिया, ऑप्शन सी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी है हाइपोक्सिया। कौन सी कंडीशन के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है? शॉक वाली कंडीशन के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ता नहीं है, टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया के अंदर हमेशा हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है फुली, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है। ऑप्शन बी एरिथमिया। एरिथमिया के अंदर भी पूरा कॉन्ट्रैक्शन फुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, वो फड़फड़ाता रहता है, तो उसमें एरिथमिया में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑलरेडी कम होता है। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर जब भी ब्लड में हाइपोक्सिया होगा तो हार्ट ज़्यादा काम करना पड़ेगा हार्ट को। हार्ट जब भी ज़्यादा काम करेगा तो ऑलरेडी उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन सेशन। कैसा लगा आपको हमारा क्वेश्चन सेशन बताना कमेंट करके। आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट करना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।